ओए ओए, तेरा ध्यान किधर है? ये तेरा साइंस का टीचर इधर है। तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का वन शॉर्ट लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टॉपिक का नाम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होता है। उसके बाद बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसके बाद सोविंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, इरीगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, फूड फ्रॉम एनिमल्स। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 10 टॉपिक हैं और 10 टॉपिक के बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद सिर्फ आपका ये चैप्टर कंप्लीट क्लियर नहीं होगा, बल्कि आप इस चैप्टर के टीचर बन जाएंगे। हाँ दोस्तों, आप इस चैप्टर के एक टीचर बन जाएंगे। आप किसी दूसरे बंदे को इस चैप्टर को पढ़ा सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके बुक में क्या लिखा हुआ है, टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक। 10,000 साल पहले की बात है। ठीक है, तो पीपल्स जो लोग थे वो क्या थे, नोमैडिक थे। वो कुछ भी नहीं जानते थे, ठीक है, कि भाई खेती बाड़ी कैसी होती है। ठीक है, वो उसके बारे में उनको कुछ भी नॉलेज नहीं था। ठीक है, दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ठीक है, किसके सर्च में, किसकी तलाश में, फूड, खाने और शेल्टर की तलाश में, शिकार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह वो जाते थे। ठीक है, दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्ट हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। तो वो क्या खाते थे, वो रॉ फ्रूट्स खाते थे, जैसे कि भाई फ्रूट्स वगैरह, फल वगैरह हो गए, या फिर सब्जी वगैरह खाते थे वो, या फिर वो एनिमल्स वगैरह जो थे, जानवर वगैरह, उनको हंट करके वो उससे वो खाना बनाते थे। लेटर दे कुड कल्टिवेट एंड लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, वीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। क्या बोल रहे हैं, उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे सीखा कि यहाँ पे हम कैसे लैंड को कल्टीवेट कर सकते हैं, है ना, और कैसे हम राइस प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, वीट कैसे, गेहूं कैसे उगा सकते हैं, और भी अलग अलग फूड क्रॉप्स हम कैसे उगा सकते हैं। दस वॉज बोर्न एग्रीकल्चर। ठीक है, तो उसके बाद ही एग्रीकल्चर क्या हुआ, इस हिसाब से वो बोर्न हुआ। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हैं पीपल जो थे पहले के लोग, 10,000 साल पहले, उनको कुछ भी नहीं आता था। वो नोमैडिक थे, उनको बिल्कुल कुछ भी नॉलेज नहीं था कि भाई फसल कैसे उगाना है ना, फसल क्या होता है, कुछ भी नॉलेज नहीं था। उसके बाद वो धीरे धीरे सीख गए कि भाई फसल कैसे उगाना है ना, ज़मीन कैसे वहाँ पे क्या करना है, एग्रीकल्चर कैसे कर रहा है वहाँ पे। ठीक है, ज़मीन कैसे लगाना है, कब कौन सा फसल लगाना है, कौन सा फसल नहीं लगाना है। तो धीरे धीरे लोगों को नॉलेज आता गया और वो सीखते गए, और आज भी हम लोग धीरे धीरे और भी ज़्यादा सीखते चले जा रहे हैं। और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा ईजी है, और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, वो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो देखते हैं अगले पेज पे क्या है। तो अगले नेक्स्ट पेज पे आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है क्रॉप, कि फसल क्या होता है, जो हमारे चैप्टर का नाम ही है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्रॉप होता क्या है, तो क्रॉप के बारे में क्या लिखा हुआ है, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। जब एक जैसे ही पेड़ पौधे, एक जैसे ही प्लांट्स, ठीक है, एक बड़े एरिया में, एक लार्ज स्केल में ग्रो किया जाए और उनको वहीं पे काटा जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं उसको, या फिर हम फसल बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे सीरियल्स, है ना, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये किसके एग्जांपल हैं, ये हो जाएंगे क्रॉप्स के। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये सीरियल्स है हमारा। ठीक है, ये क्या है, ये सीरियल है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है यहाँ पे, ये हमारा फ्रूट। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, ये है हमारा फ्रूट्स वगैरह है, ये वेजिटेबल्स हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे क्या दे रखा है, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, कि क्रॉप्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं उनको हम देख लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप। क्रॉप्स के कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप होते हैं। पहला है खरीफ क्रॉप और दूसरा है रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं खरीफ क्रॉप के बारे में। तो खरीफ क्रॉप क्या होता है, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। ऐसे क्रॉप्स जो
कब उगते हैं, रेनी सीजन में उगते हैं, जो बरसात के मौसम में उगते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। ठीक है, जो रेनी सीजन होता है इंडिया के अंदर वो कब से लेकर कब तक होता है, वो जून से लेकर के कब तक होता है, वो सितंबर तक के बीच में होता है। जून से सितंबर के बीच में जो फसल उगाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे पैडी, माइज, सोयाबीन। पैडी क्या होता है, धान। ठीक है, इनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए ये रेनी सीजन में उगते हैं। जैसे मेज, सोयाबीन, सोयाबीन आप जानते हैं, ग्राउंड नट और कॉटन वगैरह। ठीक है, ये जो क्रॉप्स हैं ये कब उगते हैं, ये उगते हैं जून से लेकर सितंबर के बीच में। ठीक है, और इनको हम खरीफ क्रॉप बोलते हैं। आया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं हम अगले पेज पे। खरीफ क्रॉप देखने के बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा रबी क्रॉप। तो रबी क्रॉप देख लेते हैं। रबी क्रॉप में क्या लिखा हुआ है, द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप। ऐसे क्रॉप जो कब उगते हैं, जो विंटर सीजन में उगते हैं, जो विंटर सीजन में उगते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या दे रखा है, द विंटर सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। जो विंटर सीजन होता है ना इंडिया के अंदर, वो कब से लेके कब तक होता है, वो अक्टूबर से लेके मार्च तक के बीच में होता है। ठीक है, जनरली इंडिया के अंदर जो रबी क्रॉप्स उगाए जाते हैं, जो विंटर सीजन होता है वो कब से लेके कब तक होता है, अक्टूबर से लेके मार्च तक होता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा वीट, गेहूँ हो गया, ग्राम है ना, ग्राम क्या हो गया, चना हो गया तुम्हारा है ना, पी मटर हो गया, मस्टर्ड है ना, सरसों और लिनसीड। ये कुछ एग्जांपल्स हैं रबी क्रॉप्स के। ठीक है, रबी क्रॉप जो होता है ये विंटर सीजन में उगाया जाता है और इसका जो सीज़न होता है वो इंडिया में अक्टूबर से मार्च तक के बीच में होता है। तो ये आपने देख लिया टाइप्स ऑफ क्रॉप, दो टाइप थे, खरीफ और रबी क्रॉप्स। ठीक है, आपको समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं हम अगले पेज पे। खरीफ और रबी क्रॉप्स पढ़ने के बाद अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। कि क्रॉप प्रोडक्शन के बेसिक प्रैक्टिसेस कौन कौन से होते हैं। तो अब इसको हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी बोलते हैं। आपके एग्जाम में या तो बेसिक प्रैक्टिस पूछा जाएगा या फिर क्या बोल देंगे कि आप टोटल जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो बताओ। तो टोटल जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होते हैं वो कितने होते हैं, 7 होते हैं, 7 होते हैं। पहला कौन सा है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। दूसरा है सोविंग। तीसरा है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। चौथा है इरीगेशन। पांचवा है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। और छठा है हार्वेस्टिंग। और सातवां है स्टोरेज। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 7 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का मतलब कि जो हम फसल उगाते हैं उसके लिए कौन कौन से 7 चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उन बातों का हमें बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, कौन कौन से प्रैक्टिस होते हैं, तो इन सारे प्रैक्टिस को हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगले पेज से हम पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रैक्टिस जो है हमारा वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पहला क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या लिखा हुआ है, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो होता है ये फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी क्रॉप को, फसल को उगाने के लिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप क्या है, हमें मिट्टी तैयार करना पड़ता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है कि सबसे पहले हमें मिट्टी तैयार करना है। इज टू टर्न द सोइल एंड लूजन इट। जो मिट्टी है हमारे, ठीक है, उसको क्या करना है, लूज करना है, उसको नरम करना है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। जो ये प्रोसेस होता है ना, जो हम मिट्टी को क्या करते हैं, लूज करते हैं, ठीक है, या फिर मिट्टी को क्या करते हैं, नरम करते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टिलिंग या फिर प्लगिंग बोलते हैं। टिलिंग देखो पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, गाय वगैरह का इस्तेमाल करते थे, बैल वगैरह का इस्तेमाल करके वो क्या करते थे, वहाँ पे टिलिंग करते थे, मिट्टी को नरम करते थे। ठीक है, एक हल लगा होता था इनके यहाँ पे। ठीक है, तो हल के जरिए क्या करते थे, इसको नरम कर देते हैं। आज के दौर में क्या होता है, अब गाय वगैरह का इस्तेमाल नहीं हुआ, अब क्या होता है, ट्रैक्टर वगैरह के जरिए हम क्या करते हैं, मिट्टी को नरम कर देते हैं। आया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं हम अगले पेज पे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हमने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कौन कौन से हैं हमारे पास। ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, मिट्टी को नरम कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या आ गया, प्लग। प्लग क्या होता है, ये आप देख सकते हैं, ये किसान के हाथ में ही दिख रहा है ना आपको, तो ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं प्लग, या फिर इसको हम हल भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में हल बोलते हैं। और इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं बैल वगैरह जो है ये इसको क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पे खींच रहे हैं। ठीक है, और इससे क्या करते हैं, मिट्टी को नरम करते हैं। उसके बाद एक होता है हमारा हो क्या होता है, इसको हम बोलते हैं फावड़ा भी बोलते हैं। हमारे हरियाणा में इसको क्या बोलते हैं, फावड़ा बोलते हैं। ठीक है, तो इसके जरिए भी आप क्या कर सकते हैं, मिट्टी को नरम कर सकते हैं। उसके बाद आ गया हमारा कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है, ये एक उसमें लगा रहता है, ट्रैक्टर में लगा रहता है, जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, जो मिट्टी है आप उसको क्या कर सकते हैं, नरम कर सकते हैं। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 3
यहाँ पे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट थे जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, मिट्टी को नरम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम अगले पेज पे। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट देखने के बाद अब सेकंड जो हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आता है उसको बोलते हैं हम सोविंग। सोविंग का मतलब होता है बीज बोना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सोविंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सोविंग जो होता है वो क्रॉप प्रोडक्शन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आप बीज नहीं लगाएंगे तो फसल कहाँ से हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बिफोर सोविंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड। क्या बोल रहे हैं, सोविंग से पहले, ठीक है, बीज लगाने से पहले एक हमें अच्छी क्वालिटी का, गुड क्वालिटी का, साफ और हेल्दी सीड का चुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और उसकी वैरायटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। फार्मर्स प्रेफर टू यूज़ सीड्स विच हैव हाई यील्ड। फार्मर्स कौन से सीड प्रेफर करते हैं, जिसके अंदर जो खेती होती है, जिसके अंदर जो फसल होती है वो ज़्यादा होती है, तो ऐसे सीड्स का जो चयन करते हैं फार्मर्स लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे मैंने सीड्स दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो सीड्स हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सीड को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है, ये साफ़ है या फिर नहीं है, ठीक है, ये हेल्दी है या नहीं है, या गुड वैरायटी का है या फिर नहीं है, ठीक है। तो इसको देखने के बाद, अच्छे से चेक करने के बाद हम क्या करते हैं, इसका बीज का सिलेक्ट करते हैं, बीज को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, सोविंग करते हैं, बीज बोते हैं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सिलेक्शन ऑफ सीड, कि हम बीज को कैसे सिलेक्ट करते हैं कि कौन से बीज अच्छी है, कौन से बीज खराब है। तो इसके लिए तो आपको एक एक्टिविटी दे रखा है आपके बुक में, एक्टिविटी 1.1। एक्टिविटी 1.1 क्या बोल रहा है, टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर। आपको एक बीकर लेना है, एक बर्तन लेना है और उसको क्या करना है, हाफ पानी से भर लेना है। ये मैंने एक बीकर ले लिया, ठीक है, और इसको क्या कर दिया मैंने, हाफ पानी से भर दिया। पुट अ हैंडफुल ऑफ सीड एंड स्टिर वेल, ठीक है। और आपको क्या करना है, ये तो आपने बीकर लिया था, इसके अंदर क्या मिला देना है, आपको मिला देना है इसके अंदर जो गेहूं है, ठीक है, उसका सीड, उसका जो बीज है उसको इसके अंदर डाल देना है और उसको छोड़ देना है। वेट फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए आपको छोड़ देना है। अब उसके बाद होगा क्या, वो आपको इसमें बताना था, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने क्या लिखा है, डैमेज सीड्स बिकम होलो एंड आर दस लाइटर देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। जो डैमेज सीड रहेंगे ना, तो वो क्या होंगे, मतलब अंदर से क्या होते हैं, वो होलो होते हैं, अंदर से उसके अंदर क्या होता है, छेद होता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, वो हल्के होते हैं और वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने जब सीड डाला, ठीक है, गेहूं का, तो यहाँ पे कुछ जो सीड जो हैं वो ऊपर तैरने लग गए और कुछ सीड जो है वो आपको नीचे नज़र आ रहे होंगे। जो ऊपर जो तैर रहे हैं ना, ये वाले जो सीड जो आपको नज़र आ रहे हैं ऊपर जो तैर रहे हैं, ये वाले जो सीड हैं ये डैमेज सीड है, ये ख़राब सीड है, ठीक है, इस वजह से पानी के ऊपर तैरने लगे। दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड फ्रॉम द डैमेज्ड वंस। तो ये एक अच्छा मेथड है जिससे हम पता कर सकते हैं कि कोई भी बीज खराब है या फिर अच्छी है, ठीक है। तो जो नीचे वाले जो बीज होंगे वो अच्छे होंगे और ऊपर वाले जो बीज होंगे वो खराब होंगे, क्योंकि वो ऊपर तैरने लग गए हैं, ठीक है। तो ये आपने एक्टिविटी 1.1 देख लिया और इसका आपने आंसर भी देख लिया। जितने भी इस लेक्चर में एक्टिविटी है ना, जितने भी इसी चैप्टर में एक्टिविटी है, वो सारे एक्टिविटी मैंने इस लेक्चर में, इस वीडियो में मैंने कवर कर दिया है। आप नेक्स्ट उसमें आने वाले टाइम में आप देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1.1 हमने देख लिया। अब हम देखते हैं टूल्स यूज्ड फॉर सोविंग सीड, ठीक है। कौन कौन सा टूल्स, कौन कौन सा ऐसा औजार है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं बीज बोने के लिए। जैसे पहला एक टूल आता है हमारा ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल टूल क्या होता है, जो पहले के लोग जो इस्तेमाल करते थे वो कौन सा टूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो मैंने आपको हल दिखाया था ना, तो उसी के अंदर क्या होता है, एक छेद सा होता है, उसके अंदर क्या करता है, जो फार्मर होता है, ये जो आपको फार्मर दिख रहा है, ये क्या करता है, यहाँ पे बीज डालता है, ठीक है, और एक एक करके बीज डालते रहता है और जो बैल होते हैं वो आगे आगे चलते रहते हैं, ठीक है। और चलने के बाद ये बीज डालते जाता है ना, और ये बीज इस तरीके से बोता जाता है। तो ये है ट्रेडिशनल तरीका, ये है पुराने ज़माने का तरीका। अब का तरीका क्या है, उसको बोलते हैं सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या होता है, ये आपने ट्रैक्टर देखा होगा और आपने इस्तेमाल भी करा होगा। ये जो ट्रैक्टर होता है, इसका जो ये वाला पार्ट दिख रहा है ना आपको, इस वाले पार्ट पे बहुत सारे हम क्या करते हैं, सीड डाल देते हैं और ये ट्रैक्टर चलता जाता है और इसमें से बीज एक एक करके गिरते जाते हैं और वो सेम डिस्टेंस पे गिरते जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो फसल होता है वो प्रॉपर वहाँ पे अच्छे से बिछ जाता है और सीड अच्छे तरीके से वहाँ पर पहुँच जाता है और उसमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। तो आज का जो जो मॉडर्न तरीका है, जो सीड ड्रिल का जो तरीका है, वो सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम अगले पेज पे। अब
दो तरीका हमने देख लिया कि सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सोइल देख लिया, उसके बाद हमने क्या देखा, सोविंग। ठीक है, मिट्टी तैयार कर लिया, उसके बाद हमने क्या कर लिया, बीज बो दिया। अब हमें क्या करना है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। हम क्या करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर दोनों को हम क्या करते हैं, मिलाते हैं। ठीक है, अब देखो मैन्योर का मतलब होता है खाद और फर्टिलाइजर का भी मतलब क्या होता है, खाद। लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो देखेंगे, हम आगे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या होता है। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सोइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ऐसे सब्सटेंस जो कि हम मिट्टी के अंदर मिलाते हैं, कहाँ मिलाते हैं, मिट्टी के अंदर मिलाते हैं न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, ताकि जो हमारा प्लांट से, जो कि हमारा प्लांट है वो हेल्दी ग्रो हो सके, उसी को हम बोलते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर। ठीक है, इसको हिंदी में हम खाद बोलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो एग्जाम्पल है ना, ये मैन्योर का एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये जो एग्जाम्पल ये क्या है, फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल है। दोनों के बारे में हम डिफरेंस में एक एक करके पढ़ेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, उसके बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर में यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दे रखा है, एक्टिविटी 1.2। ठीक है, एक्टिविटी 1.2 क्या बोल रहे हैं, टेक मूंग और ग्राम सीड एंड जर्मिनेट देम। आपको या तो मूंग का बीज ले लेना है या फिर आपको चना का बीज ले लेना है, और इसको क्या करना है, आपको जर्मिनेट करना है, मतलब इसको बीज को कहीं भी बोना है। सिलेक्ट 3 इक्वल साइज्ड सीडलिंग। ठीक है, आपको क्या करना है, 3 इक्वल साइज का आपको क्या करना है, यहाँ पे गमला ले लेना है ताकि आप उसमें बीज को बो सकें। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स, मार्क देम A, B एंड C। ठीक है, और आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 यहाँ पे आपको गमले ले लिया और तीनों के बीच में क्या करना है, मार्क कर देना है। एक का नाम A रख दिया आपको ने, एक का नाम B रख दिया, एक का नाम C रख दिया। मार्क देम ABC टू ग्लास A एड लिटिल काउ डंक मैन्योर। क्या करना है, जो आपका जो पहला वाला जो गिलास है, पहला वाला जो आपका गमला है, उसके अंदर आपको थोड़ा सा क्या मिलाना है, जो गाय का गोबर है, ठीक है, जो मैन्योर है, उसको आपको मिलाना है। इन ग्लास बी पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विद अ लिटिल यूरिया। बी वाले जो आपका जो गमला है, उसके अंदर आपको क्या मिलाना है, कुछ थोड़ा सा मिट्टी मिलाने के बाद आपको यूरिया मिला देना है। ठीक है, यूरिया, ठीक है, जिसको हम फर्टिलाइजर भी बोलते हैं। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लासी विदाउट एडिंग एनीथिंग। ठीक है, उसके बाद आपको जो सी वाला जो वो है, ठीक है, गमला है, उसके अंदर मिट्टी डालना है, लेकिन उसके अंदर और बाकी और कोई चीज़ मिक्स नहीं करनी है। नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास एंड प्लांट द सीडलिंग इन देम। उसके बाद आप क्या करना है, इन तीनों ग्लास के अंदर, तीनों गमले के अंदर आपको क्या करना है, पानी डालना है और आपको इसमें बीज बो देना है। कीप देम इन अ सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ। और आपको एक अच्छे से सेफ जगह पर रख देना है और 7 से 10 दिन के बाद आपको यहाँ पे देखना है कि इसके अंदर क्या ग्रोथ आई। तो सबसे पहले जब हम ग्रोथ देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो ए वाला था जिसके अंदर हमने मैन्योर मिलाया था, गाय का गोबर मिलाया था, उसके अंदर जो प्लांट होगा, इसकी जो हाइट होगी वो मीडियम होगी, ना तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं होगी। बी वाला जिसके अंदर हमने क्या मिलाया था, जिसके अंदर हमने यूरिया मिलाया था, फर्टिलाइज़र मिलाया था, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर जो ग्रोथ होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद जो सी वाला जिसके अंदर हमने कुछ भी नहीं मिलाया था, सिर्फ मिट्टी मिलाया था, उसके अंदर ग्रोथ सबसे कम होगी। ऐसा क्यों होगा, वो हम आने वाले पेजेस में देखेंगे कि वो ऐसा क्यों होता है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा, जो मैन्योर है इसकी ग्रोथ मीडियम हुई है, यूरिया की ग्रोथ सबसे ज़्यादा हुई है, और जिसके अंदर कुछ भी नहीं मिला है उसकी ग्रोथ सबसे कम हुई है। नेक्स्ट देखते हैं हम अगले पेज पे। उसके बाद अब हमें दे रखा है यहाँ पे मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बीच में डिफरेंस, कि मैन्योर क्या होता है और फर्टिलाइज़र क्या होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, टोटल यहाँ पे 4 डिफरेंस दे रखे हैं मैन्योर और फर्टिलाइज़र के। एक साइड में लिख दिया फर्टिलाइज़र और दूसरा क्या लिख दिया, मैंने मैन्योर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एक आपके एग्जाम में आने के 100% चांस है, तो इसको जरूर से याद कर लेना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फर्टिलाइजर में फर्स्ट पॉइंट है, फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इन ऑर्गेनिक सॉल्ट। जो फर्टिलाइजर होता है ये क्या होता है, मैन मेड इन ऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, मतलब ये इंसानों के द्वारा बनाया हो गया एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। ठीक है, लेकिन मैन्योर क्या होता है, मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंक एंड प्लांट रेसिड्यू। मैन्योर जो है एक नेचुरल सब्सटेंस है और ये किसके जरिए बनता है, ये जो हमारा कैटल डंक होता है, जैसे कि गाय भैंस वगैरह का जो गोबर होता है, ठीक है, उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, मैन्योर बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं, जो हमारा गोबर होता है। उसके बाद फर्टिलाइजर का सेकेंड पॉइंट है, फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री
फर्टिलाइजर हम कहाँ बनाते हैं, ये फैक्ट्री के अंदर बनता है। मैन्योर कहाँ बनता है, मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। मैन्योर को हम क्या कहाँ पे बना सकते हैं, इसको फील्ड के अंदर बना सकते हैं, जहाँ पे भाई गाय भैंस गोबर जो होगा, ठीक है, वहीं पे क्या बन जाता है, मैन्योर बन जाता है। उसके बाद जो है हमारा तीसरा पॉइंट है, फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सोइल। फर्टिलाइजर जो है ना वो मिट्टी के अंदर कुछ भी ह्यूमस मतलब नमी प्रदान नहीं करते हैं। मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सोइल। लेकिन जो मैन्योर होता है, जो खाद होता है हमारा, गोबर जो होता है गाय भैंस का, वो जो मिट्टी के अंदर बहुत ही ज़्यादा ह्यूमस नमी प्रदान करता है। उसके बाद फोर्थ है, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। जो फर्टिलाइजर होता है उसके अंदर प्लांट के जो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन मैन्योर के अंदर क्या होता है, मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। जो मैन्योर होता है इसके अंदर प्लांट न्यूट्रिएंट्स थोड़े कम मात्रा में होते हैं। तो फर्टिलाइज़र का कुछ फ़ायदा भी है और नुकसान भी है, और मैन्योर का कुछ फ़ायदा भी है और नुकसान। फर्टिलाइज़र का फ़ायदा क्या था, इसका फ़ायदा ये है कि इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर फसल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। मैन्योर का फ़ायदा क्या है, मैन्योर का फ़ायदा ये है कि ये मिट्टी को एक नमी प्रदान करता है और ये आसानी से हमें मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है, और इसके अंदर जो फसल की जो क्वालिटी है वो थोड़ी अच्छी हो जाती है, ठीक है। फर्टिलाइज़र का नुकसान क्या है कि ये जो हमारा मिट्टी होता है उसको थोड़ा जल्दी ख़राब कर देता है, ठीक है, उसके अंदर ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है और ये महंगा आता है थोड़ा। मैन्योर का क्या नुकसान है, मैन्योर का ये नुकसान है कि इसके अंदर प्लांट न्यूट्रिएंट्स थोड़े कम होता है, ठीक है, और इससे जो फसल होता है वो हमारा बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। ये दोनों का फ़ायदा और नुकसान हमने दोनों का देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं हम अगले पेज पे। मैन्योर और फर्टिलाइज़र के डिफरेंस के बाद अब हम देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर के, मैन्योर का फ़ायदा क्या है। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइज़र, दिस इज़ बिकॉज, ठीक है, जो हमारा जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है ना वो फर्टिलाइज़र से अच्छा होता है, ठीक है। ये किस लिए अच्छा होता है, वो इसके टोटल 4 यहाँ पे आपको यहाँ पे वो दे रखे हैं, ठीक है, पॉइंट दे रखे हैं। इट इनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। जो मैन्योर होता है ना ऑर्गेनिक मैन्योर, इसकी अंदर ये खासियत होती है कि ये क्या करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है, मिट्टी के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो हमारा पानी जो मिट्टी होता है वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर सकता है, जिसकी वजह से नमी बहुत अच्छी होती है मिट्टी के अंदर। उसके बाद सेकंड है, इट मेक्स द सोइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी। ये जो क्या करता है, मिट्टी को पोरस कर देता है, उसके अंदर छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, मिट्टी को नरम कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो मिट्टी के अंदर गैस का जो एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन या नाइट्रोजन वगैरह का जो गैस का जो एक्सचेंज होता है वो बहुत ही आसानी से हो सकता है। तीसरा क्या है, इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। क्या बोल रहे हैं कि जो मैन्योर होता है ना, इसका फ़ायदा ये है कि ये ना फ्रेंडली माइक्रोब्स का जो नंबर होता है उसको इंक्रीज़ कर देता है। मिट्टी के अंदर जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होता है, जिसको हम मेवाती में या फिर हरियाणवी में जिसको हम क्या बोलते हैं, गिडनवा बोलते हैं, या फिर अर्थवर्म भी आप बोल सकते हैं, तो वो इसके अंदर मिट्टी के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद फोर्थ है, इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, ठीक है। और चौथा पॉइंट इसका ये है, इसका फ़ायदा ये है कि ये मिट्टी का जो टेक्सचर होता है, ठीक है, उसको इम्प्रूव कर देता है, मिट्टी का जो क्वालिटी होता है उसको अच्छा कर देता है। तो ये टोटल 4 यहाँ पे इसके फ़ायदे थे मैन्योर के। आया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं हम अगले पेज पे। उसके बाद मैन्योर के बाद हमने देख लिया कि अब हमने इसके अंदर क्या मिला दिया, फर्टिलाइज़र और मैन्योर मिलाने के बाद नेक्स्ट हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आता है, उसको बोलते हैं हम इरीगेशन। इरीगेशन का मतलब होता है सिंचाई करना या फिर पानी डालना। तो आप यहाँ पे 2 तरीके देख सकते हैं यहाँ पे सिंचाई के, ठीक है। एक तरीका तो आपको ये वाला दिख रहा होगा, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे इसको बोलते हैं हम स्प्रिंकलर सिस्टम, जिसके अंदर आपने फव्वारा वगैरह के जरिए देखा होगा, हम क्या करते हैं यहाँ पे पानी लगाते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यहाँ पे ड्रिप सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक पाइप लगा हुआ होता है और पाइप के जरिए क्या होता है, धीरे धीरे जहाँ पे हमारा पौधा होता है वहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे पानी गिरता रहता है और इसमें पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। दोनों का फ़ायदा है, फ़ायदा ज़्यादा किसका है, ये ड्रिप सिस्टम का फ़ायदा ज़्यादा होता है। अब पहले ये देख लेते हैं इरिगेशन होता क्या है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। जो हम वाटर सप्लाई करते हैं ना फसल के अंदर, ठीक है, रेगुलर इंटरवल के दौरान, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन। अब ये भी नहीं होता है कि आप जब मन तब चाहे कि जितना पानी चाहे उतना डालते, ऐसा भी नहीं होना चाहिए और कम पानी भी नहीं डालना चाहिए। टाइम के साथ जो हम प्रॉपर पानी डालते हैं, जितना ज़रूरत होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोल देते हैं।
इरिगेशन के बाद अब हम देखते हैं सोर्स ऑफ इरिगेशन, कि इरिगेशन के सोर्स कौन कौन से हैं, पानी डालने के सोर्स कौन कौन से हैं। तो द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन वाटर फॉर इरिगेशन आर, पहला है वेल्स, ठीक है भाई, हम क्या कर सकते हैं, जो कुआं होता है उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, फसल के अंदर पानी डाल सकते हैं, ट्यूबवेल्स के जरिए डाल सकते हैं, पॉन्ड्स के जो तालाब होता है उसके जरिए डाल सकते हैं, लेक्स के जरिए डाल सकते हैं, ठीक है, झील के जरिए, ठीक है। उसके बाद रिवर जो नदी होता है उसके जरिए डाल सकते हैं, डैम्स के जरिए डाल सकते हैं, उसके बाद कैनाल्स वगैरह। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हो गए जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, इरीगेशन कर सकते हैं, पेड़ जो फसल होता है उसको हम पानी दे सकते हैं। आया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं हम अगले पेज पे। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, की जो ट्रेडिशनल पुराना मेथड क्या होता है इरिगेशन का, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड क्या क्या होता है, जैसे कि मोट क्या होता है, जहाँ पे आप देख रहे हैं एक बंदा है जो क्या कर रहा है, यहाँ पे पानी निकाल रहा है, ठीक है। पानी किसके जरिए निकाल रहा है, यहाँ पे एक चरखा सा होता है और ये क्या करता है, रस्सी पकड़ के ऐसे खींचता है और उसके जरिए वो क्या करता है, पानी को निकाल लेता है, ठीक है। दूसरा तरीका कौन सा है, चेन पंप। चेन पंप के जरिए यहाँ पे हमारा एक चेन पंप होता है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, पानी निकाल करके खेत को डाल सकते हैं, फसल को डाल सकते हैं। उसके बाद है ढेकली। ढेकली क्या सिस्टम होता है, जैसे कि हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जो कुआं वगैरह होता है उसमें से भी हम क्या करते हैं, बाल्टी या किसी चीज़ के जरिए हम क्या करते हैं, पानी वगैरह निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रहेट। रहेट क्या सिस्टम होता है, यहाँ पे आपका एक बेल वगैरह बांध देते हैं और बेल के ऊपर हम क्या कर देते हैं, एक यहाँ पे डंडा बांध देते हैं, ठीक है। डंडा बांधने के बाद बेल जो होता है वो गोल गोल चक्कर लगाते रहता है, ठीक है। और गोल गोल चक्कर लगाने के बाद वो हमारा पानी धीरे धीरे वो आता रहता है। इसमें कुछ हम बाल्टी वगैरह कुछ लगा देते हैं जिसके जरिए क्या होता है, हमारा पानी आता रहता है। तो ये होता है हमारा ट्रेडिशनल तरीका जो पहले पुराने ज़मानों में इस्तेमाल होता था। आज के ज़माने में क्या इस्तेमाल होता है वो देखते हैं हम अगले पेज पे। तो आज के ज़माने में क्या इस्तेमाल होता है, मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन उसको बोला जाता है, ठीक है। पहला है हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो स्प्रिंकलर सिस्टम के अंदर क्या देख रहे हैं आप, कि यहाँ पे ना हमारा फसल है और यहाँ पे फव्वारे लगे हुए हैं और फव्वारे के जरिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं। लेकिन इसका एक नुकसान यह है कि फव्वारा जब गोल गोल घूमता है, ठीक है, तो कुछ जगह पे ये पानी पहुँचाता है और कुछ जगह पे नहीं पहुँचाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे फसल कुछ किसी के अंदर ज़्यादा पानी पहुंच जाता है, किसी के अंदर थोड़ा कम पानी पहुंचता है। इसका ये फ़ायदा और नुकसान है। उसके बाद ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम के अंदर आपने देखा था यहाँ पे क्या हुआ था, एक पाइप था जिसके जरिए क्या होता था, धीरे धीरे ड्रिप के जरिए यहाँ पे पानी गिर रहा था और ये फसल के पास ये पहुँच जा रहा है, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है ड्रिप सिस्टम वाला, जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, पेड़ों को पानी दे सकते हैं, ठीक है, फसल को पानी दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम अगले पेज पे। उसके बाद आ गया हमारा, अब आपने पानी तो दे दिया, फसल ग्रो कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ फसल के साथ साथ ना कुछ वीड्स होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे चीज़ होते हैं, कुछ ऐसे क्रॉप हो जाते हैं, फसल उग जाते हैं, पेड़ उग जाते हैं फसल के साथ, जो कि हमारे फसल के लिए नुकसानदायक होते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, ठीक है। वीड्स से कैसे बचना है वो चीज़ देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, इन अ फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप, दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हमारे फील्ड के अंदर, हमारे खेत के अंदर कुछ अनडिजायरेबल प्लांट्स उग जाते हैं, मतलब ऐसे प्लांट्स जो हमें चाहिए नहीं थे, ठीक है। और ये जो अनडिजायरेबल प्लांट्स जो उग जाते हैं, ठीक है, फसल के साथ साथ नेचुरली जो उग जाते हैं उसको हम वीड्स बोलते हैं, और इसको हिंदी में खरपतवार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, खरपतवार बोलते हैं। आया समझ में। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। जो वीड्स को हटाते हैं इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वीडिंग। क्या बोलते हैं, वीडिंग बोलते हैं। इसका बहुत अलग अलग तरीका हो सकता है। क्या क्या तरीका हो सकता है, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारे जो वीड्स है उसको हम हाथ से उखाड़ के फेंक सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अगर हमें क्या करना है, वीड्स को पहले ही उगने से रोकना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जिसके जरिए जो हमारा वीड्स होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वीड्स आर कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स। वीड्स को हम कंट्रोल करते हैं कुछ केमिकल्स के द्वारा, जिसको हम वीडिसाइड्स बोलते हैं, जैसे कि 2,4-D। 2,4-D एक केमिकल है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक यहाँ पे फीमेल है जिसके हाथ में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक स्प्रे है, और इसके पीछे बैक साइड में, ठीक है, एक यहाँ पे क्या होता है, एक प्लास्टिक का कैन होता है जिसके अंदर यहाँ पे केमिकल होता है, 2,4-D वगैरह केमिकल्स होते हैं, जिसके जरिए क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं फसल वगैरह के ऊपर, और यहाँ पे हमारा वीड्स वगैरह यहाँ पे नहीं उगता है और हमारा फसल ख़राब भी नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम अगले पेज पे, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, फसल तो आपकी उग गई, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कटाई करनी है फसल की, तो उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज़ एन इम्पोर्टेंट टास्क। हार्वेस्टिंग, फसल की कटाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है
क्योंकि आपने फसल तो उगा दिया, ठीक है। अगर उसको आप टाइम पे उसको नहीं काटोगे या फिर आप पहले ही काट दोगे तो यहाँ पे आपका फसल पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब हमारा क्रॉप, हमारा फसल मेच्योर हो जाए, अच्छे से पक जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसके बाद काटने को हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। जो आपने फसल काट दिया, ठीक है, फसल काटने के बाद जो आपका जो नाज है, जो आपका ग्रेन्स है, उसको हमें क्या करना पड़ता है, उसमें से चाफ को, मतलब तूड़ा को हमें अलग करना पड़ता है, ठीक है। जो उसका वेस्ट मटेरियल होता है उसको हमें क्या करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रेशिंग। क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोला जाता है। देखो हम क्या करते हैं, किससे हम काटते हैं, जैसे कि स्केल वगैरह हो गया, ठीक है। तो इसके जरिए हम क्या करते हैं, हम फसल को काट देते हैं, ठीक है। या फिर कुछ मशीन्स वगैरह के जरिए भी हम क्या करते हैं, आजकल फसल को काट देते हैं। उसके बाद हमारे पास एक मशीन आता है जिसको हम थ्रेशर या फिर कंबाइन भी बोलते हैं। इस वाले मशीन के जरिए हम क्या करते हैं, जो हमारा जो ग्रेन सीड जो होता है, जो नाज और जो तूड़ा होता है, दोनों को हम क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। जो हमारा नाज हो गया वो अलग हो जाता है और तूड़ा जो होता है वो अलग हो जाता है। आया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं हम अगले पेज पे, ठीक है। उसके बाद आपने भाई नाज और तूड़ा को अलग कर दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो आता है स्टोरेज, ठीक है। अब आपको क्या करना है, स्टोर करके रखना है। तो स्टोर कैसे करोगे आप, फॉर स्टोरिंग द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम, ठीक है। ग्रेन्स को ग्रेन्स जो हमारा जो फसल है, ठीक है, जो हमारा जो नाज है, उसको हमें स्टोरेज करने से पहले, स्टोर करने से पहले सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, अच्छे से सन के अंदर, सूरज के अंदर उसको प्रॉपर सुखाते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर जो मॉइस्चर है, उसके अंदर जो नमी है वो ख़त्म हो जाए और हमारा जो ग्रेन्स है वो जल्दी ख़राब ना हो। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगाई। इससे होता क्या है, जो हम सूरज के अंदर अपना जो ग्रेन्स उसको सुखाते हैं, उससे होता क्या है, ये क्या करता है, हमें जो इंसेक्ट वगैरह हैं, कीड़े मकोड़े या बैक्टीरिया फंगाई वगैरह हैं, इससे ख़राब होने से उसको बचाता है, इसके अटैक से हमें बचाता है। उसके बाद है ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स एट होम। जब हम घर के अंदर जो ग्रेन्स होता है उसको हम स्टोर करते हैं ना, तो वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा सूखा पत्ती जो होता है नीम का, उसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग सूखे पत्ती नीम का डालते हैं, बहुत सारे लोग प्याज डालते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसके अंदर माचिस के जो ऊपर का जो कवर होता है ना उसको भी डालते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ डालते हैं, ठीक है, ताकि जो हमारा जो ग्रेन है, ठीक है, हमारा जो नाज है वो जल्दी ख़राब ना हो। उसके बाद आ गया फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज़ इन बिग गोडाउन्स स्पेशल केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड। अगर हमें क्या करना है, बड़े गोदाम में, ठीक है, गोदाम वगैरह में हमें क्या करना है, स्टोर करना है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए एक अलग ही पूरा ट्रीटमेंट होता है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, फसल वगैरह जो हमारा जो नाज होता है उसको हम अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट वगैरह उसमें रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा नाज मंडी जो होता है, अनाज मंडी के अंदर क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो कट्टे वगैरह होते हैं उसके अंदर हम नाज को भर देते हैं और ये पूरा इसको हम क्या करते हैं, एक गोडाउन वगैरह के अंदर अच्छे से प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ इसको हम स्टोर कर देते हैं। आया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं हम अगले पेज पे। उसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाता है एक एक्टिविटी है हमारा फूड फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है, फूड फ्रॉम एनिमल्स यहाँ पे हमारा टॉपिक है। उसके अंदर एक एक्टिविटी 1.3, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। आपको ये बताना है कि यहाँ पे कुछ आपको फूड के आइटम दे रखे हैं और आपको यहाँ पे सोर्स बताना है कि इनसे हमें क्या क्या चीज़ मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि मिल्क, पहला जो मिल्क है, मिल्क से हमें क्या मिलता है, मिल्क हमें कौन कौन से सोर्सेज से मिलता है ये आपको बताना था, ठीक है। तो मिल्क कौन कौन सोर्सेज से मिलता है, वो हमें काऊ से मिलता है, गाय से, है ना, भैंस से मिलता है ना। उसके बाद हमें बकरी वगैरह से मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमें कैमल वगैरह, ऊँटनी वगैरह जो होते हैं उससे हमें दूध मिलता है। उसके बाद आ गया मीट हमें किससे मिलता है, जैसे कि मटन हो गया, बकरा हो गया, उससे हमें मीट मिलता है, या फिर चिकन हो गया, फिश, है ना, बफेलो, इनसे हमें क्या मिलता है, मीट मिलता है। उसके बाद आ गया एग हमें कहाँ से मिलता है, या तो हमें मुर्गी से मिलता है, या फिर बतख से मिलता है, या फिर टर्की, ठीक है। तो इनसे हमें क्या मिलता है, अंडा मिलता है। उसके बाद आ गया नेक्स्ट हनी हमें कहाँ से मिलता है, सबको पता है, हनी जो होता है वो हनी बी से मिलता है, जो शहद की मक्खी होती है, ठीक है, उससे हमें हनी मिलता है। आया समझ में। ये हमारा एक्टिविटी 1.3 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं फूड फ्रॉम एनिमल्स जो हमारा टॉपिक है, ठीक है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। जो एनिमल्स होते हैं ना
उनको होम के अंदर, घर के अंदर या फिर फार्म के अंदर प्रॉपर उनको फूड और शेल्टर की ज़रूरत और केयर की ज़रूरत होती है उनको। व्हेन दिस इज़ डन ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। जब इसको हम बहुत ही बड़े एरिया में करते हैं, बहुत बड़े लार्ज स्केल में करते हैं, तब इसको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं इसको, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बकरी वगैरह पालते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग भेड़ वगैरह पालते हैं, बहुत सारे लोग मुर्गी वगैरह पालते हैं, बहुत सारे लोग भैंस वगैरह पालते हैं, ठीक है। तो इसको जो हम बड़े लार्ज स्केल में करते हैं तो इसको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो किसी भी आप एनिमल्स को बहुत बड़े एरिया में, बहुत बड़े लार्ज स्केल में उसको क्या करते हैं, आप पालते हैं, उससे फूड इकट्ठा करते हैं, शेल्टर वगैरह, उसका केयर वगैरह करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री बोलते थे। आया समझ में। उसके बाद ये लेक्चर हमारा हो जाता है पूरा कंप्लीट, ठीक है। ये वन शॉट पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल ज़रूर शेयर करें। उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर आपको इस लेक्चर में कुछ कमी रह गई या फिर मेरा पढ़ाने का तरीके का अंदर कुछ आपको चेंजेस चाहिए तो आप वो उसको कमेंट के अंदर बता सकते हैं कि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है या फिर नहीं लगता है। और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा है या फिर आप इस चीज़ में ये इम्प्रूव कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेंगे, कंप्लीट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।